हेलो स्टूडेंट, तो यह है अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर देख लिया, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए। अब भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इससे पहले विज्ञान के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर दिए, वो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। देखते हैं अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला प्रश्न है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद भारतीय आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो देखिए, भारतीय आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। उत्पीड़न जब होगा तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ आएंगे सही। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। खुद को विदेशी शोषण से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में जनता बड़े स्तर पर शामिल हुई। इस प्रकार उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? कौन से युद्ध ने? फर्स्ट वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, जिसकी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू किया गया। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था। 1818, 19 और 20-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और युद्ध के बाद लोगों की कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ। इस प्रकार पहले विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में इस प्रकार योगदान किया। आगे देखिए, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो सबसे प्रमुख कारण तो यही था कि इसमें जब ये भारत में आया तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो देखिए, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह भारतीयों के लिए एक अन्यायपूर्ण और दमनकारी कानून था, इसलिए भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में थे। आगे देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? तो गांधी जी ने महसूस किया कि चोरी छोरा, देखिए एक जगह का नाम है जहां पर बहुत सारे लोग, जो भीड़ थी उस भीड़ ने पुलिस वालों को बंधक बनाकर उन पूरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो चोरी चोरा घटना जैसे कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि सामूहिक संघर्षों के लिए तैयार होने से पहले सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो देखिए, सत्याग्रह के विचार का मतलब, तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अहिंसा, बिना हिंसा की। निम्नलिखित पर अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिखें। तो देखिए, अखबार के लिए तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान बाहर निकलने के जो सारे रास्ते थे उनको बंद करवा दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रही के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। दूसरा है साइमन कमीशन। देखिए, दूसरा वाले क्या था हमारे पास? साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटेन में टोरी सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक भी भारतीय नहीं था। सारे अंग्रेज थे, लेकिन भारत में राष्ट्रवादियों ने आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत इन नारों के साथ हुआ कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इन नारों के साथ हुआ। कांग्रेस
कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनानी है। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। तो 3 वर्गों के बारे में बताना, इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। वो पूछेगा कि वर्ग क्यों शामिल हुए, तो देखिए मध्यम वर्ग आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से उनके वस्त्रों और हस्तकरघों की बिक्री बढ़ेगी। किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें आशा थी कि वे दमनकारी जमींदारों और औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए उच्च करों से बचेंगे। और बागान श्रमिकों ने आंदोलन में भाग लिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बागानों में और स्वतंत्र रूप से जाने की छूट होगी और अपने गांवों में जमीनें मिलेगी। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक कैसे था। तो देखिए नमक यात्रा किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। चूंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पाद पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसे 11 सूत्रीय मांग भी बोला जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। वह दांडी पहुंचे, कानून का उल्लंघन किया और नमक बनाया। इस मार्च ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने नमक कानून तोड़ा और नमक का निर्माण किया, सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शित किया। इस प्रकार नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी प्रतीक साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। अलग अलग निर्वाचिका के आधार पर क्यों बट रहे थे। तो बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जाए। देखिए अब जो खुद की समाज वाला होगा वो खुद की समाज वालों को ही भेजेगा। जैसे दलित केवल दलितों को भेजना चाहेगा, तो विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। तो ये था हमारे भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद देखा था। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सामाजिक के। नेक्स्ट जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। और साइंस के नहीं देखे तो साइंस के देख लीजिए, एक बार चैप्टर जरूर पढ़ें और फिर उसके प्रश्न उत्तर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें ताकि इस फ्री क्लास का फायदा वो